कल सुबह अंतिम चरण है वो पद यात्रा का। कल दोपहर को पद यात्रा नहीं है और आज शाम को राहुल जी महाराष्ट्र के सभी नेता से मिलेंगे जिन्होंने बहुत परिश्रम के साथ बहुत सफलतापूर्वक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है। नांदेड़ से लेकर शुरुआत नांदेड़ में हुई थी, एक मैं कहता हूँ छक्के से, और कल शेगांव में सुपर छक्का मारा। 22 एकड़ में 1 इंच नहीं रहा जहाँ लोग बैठे नहीं। मैं 1:30 बजे गया था सभा स्थल पर और लोग बैठे हुए 1 बजे से लेकर 1:30 बजे से लेकर 7:30 बजे 8 बजे तक बैठे रहे। संख्या ही नहीं। और कल आपने फुटेज देखा होगा, ड्रोन हमारा एक फोटो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सोशल मीडिया में। जिस उत्साह के साथ उन्होंने भाग ली, मैं समझता हूँ शेगांव का रैली, मैंने तो कम रैलियाँ ऐसी देखी हैं, मेरे 30 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में, मैंने कम रैलियाँ ऐसी देखी हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं 19 नवंबर है, इंदिरा जी की 105वां जयंती है और इसीलिए हमने आज सभी महिलाओं को अलग अलग राज्यों से आए थे, हमारे MLA MP चुने हुए प्रतिनिधि सब लोग आए थे और उन्होंने भाग लिया भारत जोड़ो यात्रा में और दोपहर को भी वो भाग लिया। आज एक और वजह से महत्व दिन है जिसका जिक्र पटोले जी भी करेंगे। आज ही के दिन पिछले साल प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लेने की घोषणा की। ये 3 काले कृषि कानून पार्लियामेंट में 20 सितंबर 2020 को पारित हुए थे। इसका कड़ा विरोध किया गया था, सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया, विपक्ष की पार्टियों ने इसका विरोध किया। बाद में किसान आंदोलन हुआ और आप लोग जानते हैं करीब 700 लोग शहीद हुए उस किसान आंदोलन में और प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। 19 नवंबर 2021 को उन्होंने घोषणा की कि मैं वापस ले रहा हूं और 10 दिन बाद पार्लियामेंट में वो रिपील बिल पारित हुआ। तो मैं समझता हूं कि इसी दिन पिछले साल ऐतिहासिक दिन था, किसानों की विजय थी। इसको किसान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो मानती है कि 19 नवंबर को न केवल इंदिरा जी की जन्म जयंती है पर एक किसान विजय दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि ये 3 काले कानून वापस लिए गए थे इसी दिन। मैं पटोले जी से गुजारिश करूंगा वो आपको महाराष्ट्र के बारे में कुछ बता, क्या क्या हुआ है महाराष्ट्र में पदयात्रा के संदर्भ में, और क्योंकि वो हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो इन काले कानून से आपको अवगत कराएं महाराष्ट्र में इसका क्या असर हुआ है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बार बार एक और चीज़ लेके मैं समाप्त करूँगा। बार बार मुझे पूछा जाता है कि विदर्भ के संदर्भ में यहाँ की किसान की आत्महत्या जो हुई है, कल राहुल जी ने भी इसका जिक्र किया था, इसका क्या आप हल निकाल पाएंगे? कांग्रेस पार्टी क्या हल निकाल पाएगी? कर्जा माफ़ी तो हम करते हैं, विदर्भा पैकेज तो हमने 2006 में इसकी घोषणा की थी, पर आज भी विदर्भ में कठिनाई है, परेशानी है, किसान दुख है, किसान के परिवार दुखी हैं। सॉरी, जल्दी खत्म करते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि विदर्भ के संदर्भ में एक ही लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन इसके लिए एक ही हल है कि विदर्भ में सिंचाई की सुविधा और भारी मात्रा में फैलनी चाहिए। इरिगेशन के बिना विदर्भ के किसान के परिवार
को नया भविष्य नहीं देख पाएगा। मैं पटोले जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें। आज शेतकरी विजय दिवस आहे। त्याचप्रमाणे या देशाच्या माजी प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी इंदिराजी गांधी यांचा जयंती दिवस आहे आणि त्यामुळे हा महिला दिवस म्हणून आम्ही आज साजरा केलेला आहे। आपण पाहिलं की किसान दिवस याच्यासाठी आम्ही साजरा करतोय की जे 3 काळे कायदे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी या देशाला काळे कायदे आणले, शेतकरी विरोधी कायदे आणले, त्याचा विरोध काँग्रेस पक्षाने लोकसभेत आणि राज्यसभेमध्ये ताकदीने विरोध केला। पण बहुमताच्या बळावर लोकसभेत आणि राज्यसभेमध्ये ते तिन्ही काळे कायदे पारित केले आणि देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीची सीमा गाठली आणि लोकशाहीच्या इतिहासामधली जेव्हापासून आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं एवढा काळ कधी देशामध्ये आंदोलन झालं नाही। असं ऐतिहासिक आंदोलन वर्षाच्या पलीकडे 1 वर्षाच्या नंतर हा काळ गेला। उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा आणि त्याच्यामध्ये 700 शेतकरी शहीद झाले। ज्याप्रमाणे इंग्रज वागत होते त्याचप्रमाणे देशाचे प्रधानमंत्री देशाच्या अन्नदात्याबरोबर वागले, शेतकऱ्यांबरोबर बोलायला तयार नाही। शेतकऱ्यांच्या घामाचा वास त्यांना सहन होत नव्हता आणि ज्यावेळेस लोकसभेत आणि राज्यसभेत प्रधानमंत्री शेतकऱ्यांच्या बद्दल बोलायला गेले ते आंदोलन करणारे शेतकरी हे खालिस्तानी आहेत, ते आतंकवादी आहेत, हे नक्षलवादी आहेत आणि आंदोलनजीवी आहे अशा पद्धतीचा उल्लेख करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं पाप त्या काळामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी केलेलं आहे। ते आपल्याला सगळ्यांना अवगत आहे आणि या सगळ्या याला न बघता देशातल्या शेतकऱ्यांनी तेवढ्याच ताकदीनं त्या 3 काळ्या कायद्याचा विरोध केला आणि सरकारला बागावं लागलं आणि ते कायदे वापस घ्यावे लागले। म्हणून हा दिवस आम्ही शेतकरी दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय केलेला आहे। दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न, जे लोक अफवा पसरवत होते राहुलजींची यात्रा ही सफल होणार नाही महाराष्ट्रात आणि मला म्हणायचे की नाना पटोले बालिश आहे। जेव्हा सांगत होतो की आम्ही आमच्या पक्षातले कोणी जाणार नाही, पण ते लोक सांगत होते की राहुलजी आलेत आणि काँग्रेस तुटणार आहे, अनेक नेते जाणार आहेत। आज बालिश कोण झालेत त्या लोकांचं नाव न घेता मी या ठिकाणी आपल्याला सांगतो की बालिश कोण झाले ते आपण पाहिलं। जनतेचं समर्थन महाराष्ट्रामध्ये राहुलजींच्या यात्रेला ज्या पद्धतीने मिळालेलं आहे त्याचं स्वतः राहुलजींनी कौतुक केलेलं आहे। आपल्या समोर ते बोलले, महाराष्ट्राच्या जनतेने अमाप प्रेम राहुलजींच्या या पदयात्रेला आणि त्यांना पुन्हा शक्ती प्रदान हो आणि जे केंद्रामध्ये अत्याचारी सरकार आहे त्या सरकारला संपवण्याचा एक संकल्प महाराष्ट्राच्या जनतेने घेतलेला आहे असा निर्धार आपण पाहिलेला आहे आणि त्या पद्धतीचं एक हे पदयात्रा महाराष्ट्रातून आज उद्याचा शेवटचा दिवस या पदयात्रेचा महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि अजून आम्हाला पुढे चालायचं। आज महिला दिवस असल्यामुळे आता बंजारा वेशेमध्ये जवळपास 7-8 हजार महिला या पदयात्रेमध्ये पुन्हा सहभागी होणार आहे। आजही आपण सकाळी पाहिलात आपल्यामधल्याही आज महिला दिवस साजरा करायला पत्रकार महिला पण आज आलेल्या होत्या। आता त्या मी त्यांचा उल्लेख करणार नाही, त्यांचे फोटोज वगैरे आपल्याला पाहायला मिळतीलच। आमचे तरुण मित्रांना पत्रकारांना वाटतं की आम्ही पण राहुलजींच्या या पदयात्रेत सहभागी व्हावं, तुम्हाला उद्या आम्ही संधी देणार आहे। मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की ही पदयात्रा महाराष्ट्रातून ज्या पद्धतीने, कारण की आपण मध्य भारतात आहोत आणि कालच्या सभेचं जे जयराम रमेशजींनी उल्लेख केलेला आहे त्याच्यामध्ये मध्य भारताची ही पदयात्रा ज्या पद्धतीने मी पहिल्यापासून सांगत होतो, मी 2 महिना, मी भविष्यकार नाहीये, पण लोकांच्या मनातल्या भावना आणि लोकांच्या भावना मी समजतो आणि त्या माध्यमातून मी 2 महिन्यापासून आपल्या सगळ्यांना सांगत होतो की शेगावची यात्रा ही आमची भूतोन भविष्य महाराष्ट्राच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी होणार आहे। जेवढे लोक आपले त्या ग्राउंडवर होते त्याच्यापेक्षा 2 पट लोक बाहेर राहिलेले होते आणि मोठ्या प्रमाणात लोक राहुलजींना आशीर्वाद देण्यासाठी आणि केंद्रातल्या अत्याचारी सरकारला
पाळण्यासाठी संकल्प करायला या ठिकाणी आलेले होते आणि आपलं योगदान त्याच्यामध्ये मोठं त्या ठिकाणी प्राप्त झालेलं आहे. म्हणून तुम्हाला मी धन्यवाद देतो. आपला प्रश्न विचार हिंदी बोले. संजय राऊतांनी म्हटलंय की सावरकर आणि नेहरूंवर जे चिखलफेक थांबवा तो विषय संपला. संपला हो गया. म्हणजे आपण जो प्रश्न विचारला मी त्याला कसा बोलतोय. राहुलजींनी जे पेपर्स समोर मांडलेले आहेत त्याचं उत्तर पहिले सगळ्यांनी दिलं पाहिजे. तुम्हाला 60 रुपये पेन्शन कशासाठी मिळत होती, तुम्ही काय पत्र लिहिले त्याचं उत्तर त्यांनी पहिले देऊन टाकावं. मग त्याच्यावरच्या प्रकार एक मुद्दा नेहरूजी, इंदिराजी, महात्मा गांधीजी, सरदार वल्लभभाई पटेलवर ते सगळे लोक ते बोलू शकतात. त्यांना आम्ही सगळं अधिकार दिलेले आहेत कारण की त्यांनीच या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे. त्यामुळे आम्हाला त्यांचं कुठल्या लोकांचं नाव न घेता माझं एवढंच म्हणायचं आहे, तुम्ही देशप्रेमी खरे असाल तर जे सावरकरांनी पत्र त्यावेळेच्या इंग्रज व्यवस्थेला लिहिले होते त्या पत्राचं उत्तर त्यांनी द्यावं. 60 रुपये पेन्शनचं उत्तर द्यावं. नंतर आपण हे, कारण की महाराष्ट्र वैचारिक विचाराचा महाराष्ट्र आहे आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये वैचारिक चर्चा व्हावी ही आमची भूमिका आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला कुठलंही भांडण करायचं नाही, आम्हाला कोणाला गाडायचं नाही, कोणाला मारायचं नाही. आम्ही दोस्ती करायला आलेलो, आम्ही सगळ्यांना जोडायसाठी आलेलो. त्यामुळे अहिंसा आमचा मार्ग आहे आणि आम्ही अहिंसेच्याच मार्गाने चालू. त्यामुळे आम्हाला त्याच्यावरची चर्चा आता पुढच्या काळात करायची नाही. नेहरूजीबद्दल काय बोलतात, इंदिराजीबद्दल काय बोलतात, महात्मा गांधीबद्दल काय बोलतात, सरदार वल्लभभाई पटेलबद्दल काय बोलतात आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे मी त्याच्यावर आता चर्चा करणार नाही. मी भविष्यात त्याचे सगळे उत्तर आम्ही देऊ. आज आमच्या प्रियंकाजी हिमाचलच्या निवडणुकीमध्ये लागलेल्या आहेत. त्याचा आता शेवटच्या टप्प्यात त्या निवडणुकीचा प्रचार. आज प्रचाराचा शेवटचा टप्पा होता. गुजरातमध्ये जायचं आहे आणि आज 19 तारखेला दिल्लीमध्ये इंदिराजींचं जे निवासस्थान होतं तिथंही भरपूर कार्यक्रम आज होते. म्हणून सोनियाजी आणि दिवस असे झाले त्याच्यामुळे ते आलेले नाहीत. पण पुढच्या काळात सोनियाजी पण येणार आहेत, प्रियंकाजी पण येणार आहेत आणि वेगळ्या महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला आतापासून सांगतो 6ही कमिशनर हेडमध्ये या यात्रा पूर्ण झाल्यानंतर मोठ्या रॅलीज आम्ही पुन्हा घेणार आहोत. त्यामुळे जे चिंता तुम्हाला आहे ते महाराष्ट्राच्या जनतेलाही सोनियाजी आणि प्रियंकाजी आणि राहुलजी वेगळ्या भागामध्ये सभा घ्याव्यात अशी महाराष्ट्राच्या जनतेची इच्छा आहे आणि निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या जनतेची आणि आपली इच्छा पूर्ण केली जाईल. हे जी काश्मीरपर्यंत यात्रा केल्यानंतर आम्ही महाराष्ट्रातल्या 6ही कमिशनर हेडमध्ये मोठी रॅली, शेतकरी रॅलीज, युवकांच्या रॅलीज अशा पद्धतीच्या त्या रॅलीज होणार आहेत. त्याच्यामध्ये आम्ही सगळे येणार आहे. कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी की यात्रा पूरी होने के बाद महाराष्ट्र में 6 कमिश्नर हेड है और 6 ही कमिश्नर हेड में हम लोग बड़ी रैलीज करने वाले हैं जिसमें प्रियंका जी भी रहेंगी, सोनिया जी भी रहेंगी, राहुल जी भी रहेंगी. क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, अब आप सबको पता है कि महाराष्ट्र हमेशा कांग्रेस और गांधी परिवार को प्यार करता है और सबको लगता है कि प्रियंका जी, राहुल जी, और आपने देखा होगा कि राहुल जी को हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ एक पीक निकालने के लिए, उनको दूर से देखने के लिए किस तरह से लोगों का झुकाव है, आकर्षण है, वो आपने देखा है. तो गांधी परिवार जो हमेशा इस देश के लिए समर्पित रहा है, शहादत हुई उस परिवार की, ऐसे इस परिवार को चाहने वाला महाराष्ट्र हमेशा रहा है और हम उस बड़ी रैली जैसे ही ये यात्रा पूरी होने के बाद महाराष्ट्र में करने वाले. आपने जैसे कहा 1 साल पहले आखिरी के दिन फार्म लॉस वापस लेने का घोषणा किया गया था. 3 साल पहले इसी टाइम में सीएए को लेके दिल्ली में जो हालात बने हुए थे, अब गुजरात में आनंद और महसाना में जो सीएए की बात छिड़ी गई और पूरे 29 जो स्टेट है, 29 स्टेट में नहीं 29 डिस्ट्रिक्ट में ये फैलाने की बात की जा रही है. देखो, जब भी इलेक्शन लगते हैं तो बीजेपी के पास दूसरा इशू नहीं रहता. जो मूल इशू क्या है आज अपने देश के सामने? अरुणाचल में हमारी सीमा असुरक्षित हो गई, चाइना ने हमारे उस पर कब्जा कर लिया, वो बात सामने नहीं आने देना है.
भय, भूख और भ्रष्टाचार जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैलाई, जिसकी बात लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए, इसलिए सीए की बात सामने लाई जाती है। आपस में लड़ाने का जो मकसद होता है बीजेपी उसमें, लेकिन अब जनता ये समझ गई है। आपको पता है कि जिस समय में 2019 में चुनाव शुरू हुए, तब हमारे यहाँ कश्मीर में बम स्फोट करवा कर हमारे कई फौजी वहां पे शहीद हुए। सीबीआई को चौकसी दी है, क्यों नहीं अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया? क्या है, किसने करवाया? नागपुर से उसकी बारूद गई थी, उसका रिपोर्ट मिला था, लेकिन कौन थे वो, कैसे थे, क्यों नहीं उसका ये आया? ये सब घटना से लोगों को अवगत हो चुका है कि बीजेपी जब भी इलेक्शन आते तो मूल इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की कोशिश करती है। अब गुजरात में जो भी कुछ करे उसका कोई फर्क वहां पे नहीं होगा। गुजरात में कांग्रेस ही जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। महाराष्ट्र नेहमी ही या देशाच्या प्रती आपुलकी आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये लढणारा राहिलेला आहे। महाराष्ट्राने स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये अनेक स्वातंत्र्य सेनानी आपण पाहिलेत, अनेकांचं बलिदान त्या स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीत झालं। आज देशाचं संविधानच धोक्यात आलेलं आहे, देशाचा तिरंगाच धोक्यात आलेला आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राची जनता या देशाच्या संविधानाला आणि या देशाच्या तिरंग्याला वाचवण्यासाठी पूर्ण रस्त्यावर राहुलजीच्या सोबत आलेली आहे। आणि मी मागच्या काळात सांगितलं की ही यात्रा आता राहुल गांधींचीच नाही राहिली, ही यात्रा जन आंदोलन झालेलं आहे, हे जनतेचं आंदोलन झालेलं आहे। ही भूमिका मी पहिले सांगितली आणि त्याचं दर्शन, विराट दर्शन आपण पाहिलेलं आहे। त्यामुळे महाराष्ट्राला काय भेटले हे नाही, महाराष्ट्र किती जागरूक आहे देशाच्या संविधानाच्या प्रती आणि तिरंग्याच्या प्रती, हा संदेश देश पातळीवर महाराष्ट्राने पोहोचवण्यामध्ये महाराष्ट्र यशस्वी झालेला आहे। हेच महाराष्ट्राला मिळालेलं आहे। नानाभाऊ, हे जे वातावरण निर्माण झाले महाराष्ट्र जोडो यात्रेमुळे, कालच्या सभेमुळे, महाराष्ट्र प्रदेशामध्ये महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी हे वातावरण कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील राहील का? नाना पटोलेवर विश्वास नाही का तुमचा? बिलकुल, तुम्हाला या वातावरणाला कसं गरम करायचं मला माहिती आहे ना तुम्हाला। 2019 मध्ये शरद पवारांनी महाराष्ट्रभर दौरे केले होते निवडणुकीच्या अनुषंगाने, तेव्हा महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झालं होतं। या भारत जोडो यात्रेमुळे 2024 मध्ये केंद्रात परिवर्तन होईल। मी तुम्हाला सांगितलं की देशामध्ये परिवर्तनाची लाट सुरू झाली। जे केंद्रामध्ये खोटं स्वप्न दाखवून देशात दोनदा सत्तेत आले आणि दोनदा आल्यानंतर देश विकणं, देशाच्या जनतेला लुटणं, या देशाला बेरोजगारांचा देश निर्माण करणं, शेतकऱ्यांच्या जीवनाला उद्ध्वस्त करणं, छोटा व्यापारी उद्ध्वस्त करणं, गरिबी या देशामध्ये वाढवणं, 2 टाइमचं अन्न गरिबाला न भेटू देणं, या वेदना भयानक आहे। मी मगाशी सांगितलं की अरुणाचल, लेह, लडाख यांच्या सीमा आज आमच्या सुरक्षित नाही, चायनाच्या ताब्यात आहे। देशातलं केंद्रातलं सांगितलं एक मुंडके लगेच 100 काटकेला आहे, 56 इंची माझ्याजवळ आहे असं सांगत। आता कोणी गेलं 56 इंची का नाही बोलत अरुणाचल बद्दल? हे सगळं सर्वसाधारण लोकांना कळायला लागलेलं आहे। त्याच्यामुळे परिवर्तन निश्चितपणे आहे आणि परिवर्तनाला बीजेपीनं किती सोंग केली आता पुढच्या काळात, किती भय आणि भ्रष्टाचार, कारण की इंग्रजाला घाबरलं नाही त्यावेळेस देशातली लोक, तर ही तर लोकशाही आहे। त्याच्यामुळे परिवर्तन निश्चित आहे आणि परिवर्तनाचे वारे सुरू झाले। तुम्ही स्वतः लोकांचा, सामान्य लोकांचा इंटरव्ह्यू घेतात मी पाहतोय। एक तरी म्हणतो काय माणूस आम्ही पैसे देऊन आलोय का, कोणी आणलाय का? एक माणूस मला इंटरव्ह्यू देतात, नाही तर त्यांच्या रॅलीज बघा, त्यांच्या कसे पैसे देऊन आणि कर्मचाऱ्यांचा वापर। परिवर्तन आहे हे तुम्ही डोळ्याने पाहता, तर आम्ही काही तुम्हाला काही वेगळं सांगायचं नाहीये। तुम्ही रॅलीच्या नंतर तुमचा कारभार तुम्ही करतच राहता सामान्य लोकांना भेटायला, तेही मी पाहतोय। त्यामुळे परिवर्तन होणार की नाही होणार हे तुम्हालाच जास्त माहिती आहे, कारण 4था स्तंभाला महत्व हे काँग्रेसने नेहमी दिलेलं आहे। आम्हाला वाटलं असतं की 4था स्तंभ यांच्यासारखा वापरायचा असतं तर राजीव गांधींनी त्याच्या संविधानामध्ये दुरुस्ती केली नसती, तुम्हाला स्वायत्ता दिली नसती। आणि बोफोर्स सारख्या तोफेमध्ये ज्यांनी कारगिलचं युद्ध जिंकलं, त्या बोफोर्सच्या नावाने तुम्ही त्या राजीव गांधींना बदनाम त्यावेळेस मीडियाच्या माध्यमातून करण्यात आलं, विरोधकांचा आवाज तुम्ही देशपर्यंत पोहोचवला। राजीव गांधींनी साधा मीडियाच्या कुठल्याही मालकावर दबाव नाही आणला। काँग्रेस 4था स्तंभाचं महत्व नेहमी कायम ठेवलेलं आहे आणि कायम राहणार आहे। आणि मला तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही आज लोकांना भेटता, सगळं विचारता,
आणि म्हणून परिवर्तन होणार की नाही होणार हे माझ्यापेक्षा तुम्ही जास्त चांगलं सांगू शकता. FIR जिनके खिलाफ पिटिशन जिनकी बेल रिजेक्ट हुई और आज सुबह उनका वीडियो इंटरनेट पर आप सभी के सामने वायरल है, उसी सिलसिले में आज की प्रेस वार्ता रहेगी. मेरे साथ मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, मीडिया में मेरे साथी प्रवक्ता यासिर जिलानी जी. मैं ना समय लेते हुए आग्रह करूंगा माननीय सांसद जी से कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें. सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अभी हमने हरिनगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज की है दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 चैप्टर 11 सेक्शन 46 का पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 27 के खिलाफ, जो उन्होंने वायलेट किया. और दिल्ली प्रिजन डिसिप्लिन डेली रूटीन ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट रूल्स 1988 रूल 2 मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन को उन्होंने जो वायलेट किया, उसके खिलाफ अभी हमने हमारे भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने और बग्गा जी ने वहाँ पे हरिनगर में कंप्लेंट दर्ज की है. हमारी कंप्लेंट पुलिस ने ले ली है. आज सुबह से ही दिल्ली वासियों को ये दिखाई दे रहा है कि उनको दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी को एजेंसी कितना तंग कर रही है. दिल्ली में तो उन्होंने कुछ नहीं बदला. हम अगर तिहाड़ जेल को उन्होंने स्पा में बदल दिया. जब मैं मनीष सिसोदिया जी को सुन रहा था तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी अकल पे हंसूं या रोऊं. बार बार वो कहते रहे कि सत्येंद्र जैन को गलत बंद किया है, झूठे आरोप में बंद किया है. 2 दिन पहले ही कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करी. तो क्या वो कोर्ट के ऊपर में ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कोर्ट ने उनको झूठे मुकदमे में अंदर बंद किया है, कोर्ट ने उनको फंसाया है? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? बार बार वो बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं. कोर्ट उनकी एप्लीकेशन में, उनकी दलील में कोई भी मेरिट नहीं देख रही है और वो सत्येंद्र जैन को बेल नहीं दे रही है. तो क्या मनीष सिसोदिया का बार बार यह आरोप लगाना, एक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनका यह बार बार बोलना कि झूठे आरोप में फंसा दिया, गलत आरोप में फंसा दिया, क्या ये नहीं कहता है कि वो सीधा सीधा कोर्ट के ऊपर में उंगली उठा रहे हैं? जब कोर्ट उनके फेवर में फैसला कर दे तो अच्छा है, तो कोर्ट अच्छी है, तो हम कानून का पालन करेंगे. अगर कोर्ट आपको बेल नहीं दे रही क्योंकि आपने करोड़ों रुपए का हवाला का कारोबार किया, तो आप ये कहते हैं कि झूठे आरोप में फंसा दिया. आज सिसोदिया जी पकड़े गए. पहले तो शुरू में कहते हैं कि एजेंसियों ने उनको झूठे आरोप में फंसाए, सत्येंद्र जैन को, और फिर आखिर में कहते हैं कि कोर्ट ने ईडी को कहा था कि वीडियो रिलीज नहीं करना है. इसका मतलब कोर्ट और ईडी की बात हुई होगी. तो जब कोर्ट और ईडी की बात हुई, तब कोर्ट ने ईडी को क्यों नहीं बोला कि आपने इसको झूठे केस में फंसाया हुआ है, इसको निकाल दो, इसको जाने दो? क्यों केवल उन्होंने वीडियो के लिए बोला?
अरे भाई, अगर झूठे केस में फंसाया है तो कोर्ट को बोलना चाहिए था, ईडी को, कि भाई जाने दो, क्यों फंसाया हुआ है। मगर कोर्ट केवल वीडियो के लिए बोलती है कि वीडियो रिलीज नहीं करना। क्या वहां सीसीटीवी कैमरा हमने लगाया था? जो जेल प्रशासन है, जो जेल मंत्री है, ये जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। केजरीवाल जी यही तो कहते थे कि रिकॉर्डिंग कर लो। हमने जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। तो अगर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया और उसमें रिकॉर्डिंग हो गई, तो आप उससे क्यों डर रहे हैं? आज हमारे उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल साइंस का भी मजाक उड़ाया और अपना भी मजाक उड़ाया। वो कह रहे ये फिजियोथेरेपी चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये फिजियोथेरेपी होती है? कोई चंपी मालिश कर रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। एक बार भी सत्येंद्र जैन को अगर पीठ में इतना दर्द है और उसकी सर्जरी हुई है तो उसके मुंह से ऊआ नहीं निकला, उसको दर्द नहीं हुआ। वो ऐसे पलट रहा है, उल्टा हो रहा है। और मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं नेक में प्रेशर डाल रहे हैं, पैर में प्रेशर डाल रहे हैं। ये फिजियोथेरेपी है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं, देखिए भैया दिल्ली में फिजियोथेरेपी कैसे होती है। अगर हेल्थ मिनिस्टर, दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर ऐसी फिजियोथेरेपी करा रहा है अपने आप को, तो आप सोच सकते हो दिल्ली के अस्पताल में कैसी फिजियोथेरेपी होती होगी। ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि वो फिजियोथेरेपी थी या वो मसाज थी, वो मालिश थी या वो फिजियोथेरेपी थी। और आज सिसोदिया जी ने कई बार बोला, 2 बार सर्जरी हुई है, बहुत गंभीर बीमारी है, परेशान है, पेन में है। मैं पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी से कि जो लोग उसमें फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आप उन लोगों का हमें डिटेल बताइए कि उनके पास में कौन से फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है। उनका नाम बताइए हमें, उन्होंने कौन सी मेडिकल की पढ़ाई करी है, आप उसका हमें नाम बताइए कि वो लोग हैं कौन। उन लोगों को सामने आना चाहिए कि वो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। क्या पता दिल्ली के लोगों की भी जरूरत पड़े ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली में आम आदमी का टैग लेकर आए थे। क्या ऐसे होते हैं आम आदमी? क्या जो जेल में और दूसरे कैदी हैं, क्या उनको भी ये सुविधाएं मिल रही हैं? क्या वो भी मसाज का फायदा उठा रहे हैं? क्या और लोग वहां पर बीमार नहीं है? जब मैंने आज सुबह तिहाड़ जेल में बात करी, क्योंकि तिहाड़ जेल भी मेरी लोकसभा में ही है, जब मैंने आज वहां पर बात करी तो मुझे पता लगा कि मनीष सिसोदिया जी को सत्येंद्र जैन जी को एक उनके डाइटिशियन ने डाइट भी दी है। वो डाइट में लिखा हुआ है कि सुबह काजू बादाम देने हैं, उसके बाद 4 अंडे देने हैं, उसके बाद में रात को उनको प्रोटीन देना है, 1 गिलास दूध देना है, 2 खजूर देने हैं, गुड़ देना है।
ये सब्जी देनी है, ये रोटी देनी है, ये दाल देनी है, और वो अपने कमरे के जैसे और बाकी कैदी जब अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जो वहां पर कमरा होता है अलग से, जहां पर फैमिली से मिलते, वहां पर नहीं जाते थे मनी। ये हमारे सत्येंद्र जैन जी, इनकी धर्म पत्नी इनके कमरे के अंदर आती थी, घर से खाना बनाकर। रोज इनकी धर्म पत्नी इनके कमरे के अंदर में प्रवेश करती थी। इनको घर का डाइटिशियन द्वारा जो खाना था वो इनको दिया जाता था, और जो इनके रूम के ठीक सामने सुपरिटेंडेंट का रूम था, वहां पर कॉन्फ्रेंस टेबल थी, वहां पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, वहां पर ये वीडियो कॉलिंग करते थे, फोन करते थे, इनसे दिल्ली सरकार के अधिकारी मिलने आते थे, फाइल दिखाते थे। ये कैदी हैं क्या है? जब आज मनीष सिसोदिया जी आए सुबह और वो डिफेंस में उतरे, तो मुझे समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर मनीष सिसोदिया जी भी जेल जाने वाले हैं, एक महीने के अंदर अंदर। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप उनका इस्तीफा लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं लेंगे सत्येंद्र जैन का। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जब मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर जाएंगे, तब मीडिया किसी और मंत्री से सवाल पूछेगी कि क्या आप मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेंगे, तो जो स्टैंड मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन के लिए रखा है कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, तो वो ये आशा करते हैं कि दूसरा मंत्री भी मेरे लिए यही कहे जब मैं जेल के अंदर हूं, वो मेरा बचाव भी इसी तरीके से करे जैसे मैं सत्येंद्र जैन का बचाव कर रहा हूं। और ये क्यों बचाव कर रहे हैं एक दूसरे का? जब वीडियो आता है तो इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? और आज इन्होंने जो हद पार करी है, और वो पूरे देश को दुख होना चाहिए कि आज मनीष सिसोदिया ने कहा हमारे प्रधानमंत्री भी तो बीमार हो सकते हैं। क्या कोई अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसी आशा रखता है? जो हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति सैल्यूट कर रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री को G20 का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली का उप मुख्यमंत्री यह कामना कर रहा है कि वो बीमार हो जाएं। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपको गुजरात में 5 सीटें भी नहीं मिल रही, और अगर आपको दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में 50 सीट भी नहीं मिलेंगी, तो आप इतने परेशान हो जाएंगे, इतने बौखला जाएंगे कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे, उनके बारे में अपशब्द बोलेंगे। यह देश कभी भी इसको मंजूर नहीं कर सकता है। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से कहना चाहता हूं, आपको माफी मांगनी चाहिए, और आप भी अपना डाइटिशियन का प्लान ले लीजिए अभी से। आप जो योगा करा रहे हैं, झूठी योगा करा रहे हैं दिल्ली वालों को, एक योगा टीचर अपने लिए भी रख लीजिए अभी से, क्योंकि जेल में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब जेल में जो तुम्हारे इशारों पर चलते थे लोग, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब जो वहां का प्रशासन है, वो आपको ये कोई सुविधा नहीं देगा। अगर ये चोरी पकड़ी नहीं जाती तो आप सोचिए क्या होता। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं आती सबके सामने, तो ये लोग ऐसे ही मजे लेते रहते। मैंने कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोलते हुए सुना है,
हमें भी जेल में डाल दीजिए। राघव चड्डा जी, आतिशी जी सभी बोलते हमें भी जेल में डाल दीजिए, क्योंकि उन्हें पता था ऐसी सुविधाएं मिलती हैं। ना लोगों से मिलना है, ना लोगों के काम करने हैं, ना जनता की शिकायत सुननी है। रोज मसाज मिलेगी, रोज वहां पे टेलीविजन मिलेगा, रोज अच्छा भोजन मिलेगा, तो भाई जेल में चले जाइए। ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नव चयनित 1354 स्टाफ नर्स के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी नवचयनित स्वास्थ्य विभाग की रीट कही जाने वाली स्टाफ नर्सेज और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 1354 स्टाफ नर्सेज का एक साथ चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पारदर्शी तरीके से करने के उपरांत आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले आप सभी को इसके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो सम्मान प्राप्त हुआ, तो उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ भी प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दिया। जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। ये सामूहिकता है, टीम भाव है। जब 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश बोलता है, एक साथ चलता है, एक साथ निर्णय लेता है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की संभावनाएं कभी कम नहीं हो सकती। मैं प्रारंभ से इस बात को मानता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारी है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, सबसे अच्छा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। तो फिर हमारा नौजवान पलायन क्यों करेगा? हमारे पास वो पोटेंशियल थी, लेकिन उसे सामने लाने, समय के अनुरूप ढालने, उसे तकनीक के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं हो पाया था।
उपेक्षित सा था। प्रदेश सरकार ने अनेक कदम विगत 5 वर्ष के अंदर उठाए। मुझे याद है जब कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगते ही दिल्ली में, उस समय की महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर और अन्य तमाम स्थलों पर उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक थे उनके साथ वहां भेदभाव हुआ, तो उन्होंने अपने घरों की तरफ रुख किया। बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त की कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे। हमने कहा उत्तर प्रदेश इन सबको लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो उनका अपना घर है और उत्तर प्रदेश के अंदर इनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। हमने उनकी स्किल मैपिंग कराई। एमएसएमई का हमारा सेक्टर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उन 40 लाख लोगों को, हम लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के साथ जोड़ने या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जिनके बारे में देश के अंदर चिंता व्यक्त हो रही थी। और इसी का परिणाम है कि विगत 5 वर्ष के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 1,61,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टर्स में प्रदेश के अंदर किए, तो 60 लाख से अधिक स्वतः रोजगार के सृजन की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर इस दौरान की गई। मिशन रोजगार के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिए जो अभियान चल रहा है, इतनी नौकरियां कभी नहीं निकली। शिक्षकों की नियुक्ति का हो, बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 से अधिक नियुक्तियां हुई। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक नियुक्तियां हुई। पुलिस में 1,60,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। स्वास्थ्य विभाग के भी अलग अलग पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई और प्रदेश के युवा को जब प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार मिलने लग गया, तो स्वाभाविक रूप से उसने अपनी पूरी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। आज परिणाम हम सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में जो प्रगति हुई, इस दिशा में आज परिणाम हम सबके सामने है। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का एक मॉडल के रूप में रखा गया। पूरे देश ने उसकी सराहना की। कोरोना कालखंड में जब हर व्यक्ति अपने को बचा रहा था, तब एएनएम, आंगनबाड़ी, आशा बहूएं, हमारा पैरामेडिक्स, हमारा चिकित्सक, एक समय तो ऐसा भी आया था जब निजी क्षेत्र पूरी तरह बंदी की ओर था, केवल सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की सुविधा थी। उन स्थितियों में तब आपने इस बात को महसूस किया होगा कि कैसे पूरी पारदर्शी तरीके के साथ वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा देने, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था, गांव-गांव में घर घर जाकर के एक एक उस संभावित कोरोना पॉजिटिव के केसेस को चिन्हित करने के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था, यह भी प्रदेश के अंदर हुआ। कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालते हुए 25 करोड़ की आबादी को बचाने के लिए जो प्रयास स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, एएनएम, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के द्वारा किया गया, वो अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय रहा है। और इसीलिए आज जब हम लोग आज यहां पर 1354 स्टाफ नर्सेज को यहां पे नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, इस अवसर पर मुझे आपसे ही कहना है, प्रदेश सरकार ने विगत कुछ समय से जो उठाए गए कदम है कि स्टाफ नर्सेज को उत्तम प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। आज हर
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम लोग नर्सिंग कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, या तो कर चुके हैं या फिर वहां पे करने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इस प्रकार का प्रशिक्षण और पैरामेडिक्स के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें नौकरी की कमी नहीं, लेकिन उत्तम प्रशिक्षण अगर हो जाए तो फिर आपके लिए नौकरी ही नौकरी है, उसकी कमी नहीं है। निजी क्षेत्र में हो, शासकीय क्षेत्र में हो, हमारी आर्म फोर्सेज में हो, इन सभी जगह के अलावा दुनिया के तमाम देशों में भी भारी पैमाने पर जगह खाली पड़े हुए हैं। तो एक रेशियो होना चाहिए कि 1 लाख की आबादी पे कितने चिकित्सक होने चाहिए, कितना पैरामेडिक्स होना चाहिए, कितने स्टाफ नर्सेज होनी चाहिए। उस रेशियो से आज भी दुनिया में भी और भारत में भी काफी कमी है। उस गैप को हम पूरा कर सकें, जिससे प्रदेश सरकार ने जहां ये कदम उठाए हैं वहीं प्रशिक्षण की भी उत्तम व्यवस्था करने के जो कार्यक्रम बने हैं उन पर उसके परिणाम भी आने प्रारंभ हुए। आज जब हम देखते हैं प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के दौरान मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर कमी आई है, एनीमिया यह पहले की तुलना में इससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। टीकाकरण की कार्रवाई में व्यापक सुधार हुआ है, संस्थागत प्रसव में सुधार हुआ है, अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए सभी यहां पर जितने भी स्टाफ नर्सेज हैं या जिनका चयन हो रहा है या जो सेवा में हैं या स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिक्स के रूप में कार्य कर रहे हैं या स्टाफ नर्स के रूप में या चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन सबसे मेरा एक आग्रह होगा कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, फुल इम्यूनाइजेशन की कार्रवाई हो या अन्य जो भी कार्यक्रम शासन के चल रहे हैं, इन सभी के डाटा को अपलोड करने की कार्रवाई के साथ भी हम जुड़े। होता है हमारे यहां कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों ने अपलोड नहीं किया तो उसका परिणाम होता है क्या कि हमारे उसमें 0 मान लिया जाता है या हम लोग उसमें पीछे मान लिए जाते हैं, जबकि कार्रवाई हमारे यहां हुई, हमने उस कार्यक्रम को चलाया है। लेकिन जब हम अपने डाटा को एंट्री नहीं करते तो परिणाम क्या होता है कि हम ये मान लिया जाता है कि यूपी में ये कार्य नहीं हो रहा है या यूपी इसमें पीछे है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम लोग इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे और जो कार्य कर रहे हैं उसको समय से अपलोड करना भी अगर हम लोग इस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमेशा हमारे सामने ये चुनौती बनी रहेगी और हमारी व्यवस्था कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई देगी। दूसरा, आपने देखा होगा अक्टूबर महीने में अचानक बहुत तेज बारिश आई, व्यापक जल जमाव हुआ और जल जमाव के परिणाम स्वरूप तमाम प्रकार की संचारी रोग भी प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर उसने तेजी के साथ फैलना प्रारंभ किया। कहीं डेंगू था, कहीं मलेरिया था, कहीं वायरल फीवर था, कहीं पर चिकनगुनिया था, कहीं पर कोई अन्य बीमारी आकर के बड़े तबके को अपनी चपेट में ले रही थी। अभी भी उसका खतरा समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके प्रति सतर्कता और सावधानी, और राज्य सरकार इसीलिए वर्ष में 3 बार, हर चौथे महीने 1 बार संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के माध्यम से जन जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को अपने साथ में लेके चलती है। स्वास्थ्य का विषय उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और जागरूकता पर केंद्रित हो तो बहुत सारे लोगों को हम रोगों से और उन रोगों को किसी भी प्रकार का साध्य बनने से हम लोग रोक सकते हैं। आज केंद्र और राज्य सरकार की अनेक ऐसी स्कीम है जिसका लाभ कॉमन मैन को हम दे सकते हैं।
आयुष्मान भारत की योजना उसमें से है। आयुष्मान भारत में हम आज भी इस बात को देखते हैं कि गोल्डन कार्ड जितने लोगों के बनने चाहिए उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं जो लोग बनाते हैं। अक्सर होता क्या है, लोगों को मालूम है कि सब सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में उपचार व्यवस्था होनी है, इसलिए गोल्डन कार्ड नहीं बनाता और ये मान के चलता है कि जब कोई बीमारी आएगी तब हम कार्ड बनाने के लिए आवेदन करेंगे। बीमारी आए ना आए, अगर वह गोल्डन कार्ड बनाता है तो हर साल वो अपने आप ही रिन्यूएबल होता जाएगा और एक व्यक्ति को एक वर्ष के अंदर 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा का कवर उसके माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उसका लाभ लेना चाहिए। हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, इसके बारे में बताया जाने की आवश्यकता है कि कार्ड बनाने में कोई दिक्कत थोड़े है। अगर वो पैसा खर्च होता भी है तो अगली बार तो फिर अगले साल फिर उसी कार्ड का रिन्यूअल करवा करके वह फिर से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्राप्त कर सकता है। लेकिन लोगों को अवगत कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और इसमें आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरा जो मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ स्टाफ नर्स होती है। हमारा मेडिकल ऑफिसर या जो वहां पर चिकित्सा विशेषज्ञ होगा वो आएगा, ओपीडी में एक बार देखेगा या वार्ड में भर्ती मरीज को एक बार जाकर के राउंड लेता है, वहां पर बीएसटी में लिख देगा। मरीज के साथ में जब आप हॉस्पिटल में है उस दौरान सबसे अधिक उसके नजदीक आपको रहना पड़ता है। आपका व्यवहार उसकी बीमारी को दूर करता है और मुझे लगता है कि हमें अपने व्यवहार को ऐसा रखना है कि वह व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि वास्तव में बीमार है। हमें हॉस्पिटल का माहौल बीमारी का माहौल न देकर के एक स्वस्थ माहौल को बनाए रखने में हमें वहां पर स्वयं भी प्रयास करने चाहिए। अपनी टीम के साथ उस प्रकार का माहौल हॉस्पिटल का बनना चाहिए जिससे एक बीमार व्यक्ति भी उस माहौल से स्वयं भी ऊर्जा प्राप्त कर सके और उसे इस बात का एहसास हो सके कि नहीं, अब बीमारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। और मुझे लगता है आपका वह व्यवहार आपके कैरियर के लिए और आपको उससे मिलने वाली संतुष्टि से आपको बहुत लाभान्वित करेगा। क्योंकि अगर पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्स का व्यवहार ठीक नहीं है, चिकित्सक का व्यवहार ठीक नहीं है पेशेंट के प्रति, तो फिर केवल दवा से पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। हमें उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करना होगा और इसके लिए प्रशिक्षण के दौरान जो आपने सीखा है, जो आपने शपथ ली है, आप सब इस बात को जानते हैं कि आप जब अपने क्लिनिकल वर्क में हॉस्पिटल में जाते हैं कार्य सीखने के लिए, उससे पहले आपका एक शपथ ग्रहण होता है। उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ आप जुड़ती हैं। उस समय आपने अपने इस पेशे के प्रति जो शपथ ली है, मरीज के प्रति, उसके परिजनों के प्रति, अपने इस पेशे को स्वस्थ और मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाने के प्रति अगर आप इसको लेकर के आगे बढ़ती हैं तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद स्वयं ही आपकी प्रतिष्ठा को कई गुना आगे बढ़ाने में मदद करेगा और आप किसी सेवा को ध्यान में रख करके ही आपको हर व्यक्ति हॉस्पिटल में सिस्टर के रूप में संबोधित करके एक बहुत बड़ा सम्मान भी देता है। उस सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए और इसलिए मैं आज आपके दिन पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए अपने को तैयार करें। शासकीय सेवा एक औपचारिकता नहीं हो सकती, एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें जुड़ना होगा। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में बेहतर कदम बढ़ा रहा है। अभी भी हमारे पास जितनी बड़ी आबादी है
उतनी बड़ी आबादी और जितने हॉस्पिटल्स हैं उसके अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए एक अलग कैडर भी गठित कर दिया है और कैडर गठित होने के बाद नियुक्ति का अधियाचन भी लोक सेवा आयोग को भेजा है। ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मैं विश्वास करता हूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बार इस प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है, शेष को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया को वह हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, आज तकनीक का समय है। प्रदेश के अंदर दूर दराज के जिन क्षेत्रों में जहां पर आज भी चिकित्सक पहुंचाने में हमें दिक्कत है, हमें वहां पर टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। वहां पे स्टाफ नर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं, अगर इनका प्रशिक्षण हो जाए और हायर सेंटर के साथ जोड़ करके वहां पर टेली कंसल्टेशन या टेलीमेडिसिन के साथ हम उन्हें जोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी को, जो कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था कि जहां बीमार वही उपचार, अगर उस व्यक्ति को उसके गांव में ही बीमारी के प्रथम स्टेज में ही उपचार की सुविधा उपलब्ध हो जाए, टेली कंसल्टेशन के साथ हम जोड़ सकें और वहीं पे उपचार की सुविधा उसे प्राप्त हो जाए, वहीं दवा मिल जाए, तो वह बीमारी बढ़ने से रुक सकती है। बहुत सारे लोगों को हम स्थानीय स्तर पर ही उपचार का लाभ दे सकते हैं और अगर स्थानीय स्तर पर बीमारियों का उपचार होने लग जाएगा तो जो हमारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर गंभीर रोगी ही आएंगे। अक्सर होता क्या है, हम केजीएमयू में देखते हैं 8,000 से 10,000 पेशेंट आता है, एससीपीजीआई 8 से 10,000 पेशेंट प्रतिदिन आता है, आरएमएल में 4 से 5,000 पेशेंट प्रतिदिन आता है। अन्य मेडिकल कॉलेजेस में जहां भी हम जाते हैं, मैं पूछता हूं लोगों से, वे ओपीडी कितनी है आपकी, पता लगता 5,000, 6,000, 7,000 तक। स्थानीय स्तर पर उपचार की व्यवस्था देना, जिससे ये भीड़, बहुत बार होता क्या है, हॉस्पिटल में जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो डॉक्टर भी घबराता है उससे, ये भीड़, इतनी भीड़ है। उस भीड़ से अगर हर स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होते हुए, सामान्य बीमारी है, गांव में उपचार हो सकता है, पीएचसी स्तर पर उपचार हो सकता है, सीएचसी स्तर पर हम उपचार की सुविधा दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर दे सकते हैं, तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। हमें उस दिशा में और भी प्रयास करने चाहिए। प्रदेश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण करने में प्रदेश सरकार ने बड़ी सफलता प्राप्त की, आज उसके परिणाम भी सबके सामने हैं। अभी एनजीटी ने ही उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लेकर के आज से 6 महीने पहले एक नोटिस जारी की थी, तो हम लोगों ने बड़ी शालीनता के साथ उनसे कहा कि भाई अच्छा होगा उत्तर प्रदेश के बाहर की किसी संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, वो देखें तो यूपी के इस मॉडल को। और जो आपके पास झूठी कंप्लेंट पड़ी है कि इंसेफ्लाइटिस से मौतें हो रही, थोड़ा इसकी भी जांच हो जाए। उन्होंने बेंगलोर की एक संस्था को इसके साथ जोड़ा है। संस्था ने रिपोर्ट जब अपनी थी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के 38 जनपदों में 2017 के पहले हजारों मौतें होती थी और 2017 के बाद क्रमिक रूप से इसे नियंत्रित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को 95% से अधिक हम लोगों ने नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। यानी अपने आप में मॉडल है। एनजीटी से जुड़े हुए पदाधिकारी जब मिले तो उन्होंने कहा साहब ये तो हम एक मॉडल था, इसको हाईलाइट क्यों नहीं कर पाए। हमने कहा हम तो बोलते हैं, लेकिन सवाल ये कि जो कंप्लेंट करने वाला है उसका क्या कर रहे हैं आप।
ये झूठी कंप्लेंट जो लोग करते हैं इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई की जानी चाहिए। यह एक मॉडल है। कोरोना कालखंड में जिस प्रकार से कार्य किया है प्रदेश के चिकित्सकों ने, पैरामेडिक्स ने, एएनएम, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर ने, यह अपने आप में एक मॉडल है। हमें अपनी अच्छी चीजों को हाईलाइट करना होगा और साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्य उन चुनौतियों को, 25 करोड़ की आबादी को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो सके, उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार करना होगा। आज राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हम बहुत शीघ्र प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल होंगे। स्वाभाविक रूप से उसी हिसाब से हमें मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ेगी, पैरामेडिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, स्टाफ नर्स की आवश्यकता पड़ेगी, फैकल्टी की आवश्यकता पड़ेगी हर एक स्तर पर। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देख रहा था यहां पे बीएससी नर्सिंग भी थे और जेएनएम भी जिन्होंने पास किया है, वे लोग भी स्टाफ नर्स के रूप में उनका चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ है। एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसको यहीं पे नहीं थमने देना है। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है उनके लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई को वहीं पे रोके ना। उनका प्रयास होना चाहिए कि बीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग करें, एमएससी नर्सिंग के बाद फिर वे पीएचडी करें। आपको ये जो ड्यूटी मिल रही है, इस ड्यूटी के दौरान भी आप अपने डाटा तैयार कराइए, पेशेंट की बीएसटी के माध्यम से देखें उपचार के लिए किस प्रकार से आप उसमें सहायक हो रही हैं, डॉक्टर के मार्गदर्शन में, विशेषज्ञ चिकित्सक के मार्गदर्शन में कैसे आप कार्य कर रही हैं। और फिर आपका यह कार्य आपको बड़ा उपयोगी साबित होगा आपकी आगे की पढ़ाई के लिए। हम एक व्यवस्था देंगे, जो लोग सेवा में हैं उनको अच्छा आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की दिशा में भी उनको भी डिग्री की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे उनके आगे के प्रमोशन की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि आप जहां हैं वहीं तक सीमित मत रहिए अपने आप को, उस दिशा में भी, क्योंकि हमें बड़े पैमाने पर फैकल्टी की आवश्यकता पड़ेगी भी। जितने नर्सिंग कॉलेजेस बन रहे हैं उन सभी में, और केवल यहीं पे नहीं, मैंने पहले भी बताया बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर बड़ी स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टाफ नर्स की भूमिका उसके बैकबोन के रूप में कार्य करने वाली है। और उस भूमिका के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें, इसके लिए अभी से अपनी तैयारी पूरी मजबूती के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ आप अगर अपने इस पेशे से जुड़े हुए कार्य को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाती हैं तो आपके स्वयं के विकास में सहायक होगा और स्वास्थ्य क्षेत्र एक विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में उभरेगा। शासकीय सेवा में आप आए हैं तो शासकीय सेवा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो इसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी, और अगर इसकी विश्वसनीयता पर संकट आएगा तो स्वाभाविक रूप से वह आने वाले समय में इस पूरे पेशे के ऊपर ही संकट खड़ा होगा। क्योंकि जब भी संकट आया है, आपने देखा होगा, हम लोग तो रिस्क लेकर के फिर से नर्सिंग कॉलेजेस बना रहे हैं, हम लोग तो फिर से पैरामेडिक्स के प्रशिक्षण केंद्रों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, बंद पड़ चुके एएनएम सेंटर को फिर से चला रहे हैं। पिछली सरकारों ने तो सब बंद कर दिए थे, सब बंद हो गए थे, नर्सिंग कॉलेज बंद हो गए थे, एएनएम सेंटर बंद हो चुके थे, सभी चीजें बंद हो रही थी। अब ये बंदी नहीं, बल्कि हमें एक उज्जवल भविष्य के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से 1354 जो स्टाफ नर्स हैं, और इसमें मेरे लिए प्रसन्नता इस बात का है कि 90% बालिकाएं और महिलाएं हैं। इसमें 90% से अधिक उनका चयन हुआ है। 10% इसमें पुरुष भी हैं, मेल नर्स भी हैं, लेकिन 90% इसमें महिलाएं आई हैं
उनका चयन हुआ है, उनको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दक्षता के साथ इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की नींव को मजबूती बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। स्वास्थ्य विभाग को लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देते हुए आपके उज्जवल मैं भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।